कंफर्म कीजिएगा मुझे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको स्क्रीन भी शो हो रही है। यस मैम। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन इंटीग्रेशन। ये बाकी जो हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उसमें हम जो है इंटीग्रेशन का इतना वो ख्याल नहीं करते, क्योंकि उसमें वो नहीं होती। उसमें हम जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट्स वगैरह का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन पाइथन जो है वो इंटीग्रेशन का यूज कर रही होती है। इंटीग्रेशन क्या होती है? इसमें हम दो तरह से दे रहे होते हैं, एक या तो हम टैब से दे रहे होते हैं या फिर स्पेस से दे रहे होते हैं। ये हमारे पास रेफर करती है ब्लॉक ऑफ कोड को। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये जो है वो इम्पोर्टेंट होती है रीडेबिलिटी के लिए, ताकि हमारा जो कोड है वो रीडेबल हो, इजी टू रीड हो। लेकिन पाइथन जो है उसमें हम एक ब्लॉक को प्रेजेंट करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमने एक कंडीशन लगाई है, उसके बाद हमने टैब दे के या फिर जनरली हम जो है वो फोर स्पेसिस को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास वन हो तो भी हमारे पास इंटेंट वो काउंट होती है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन जो है स्पेसिफिक प्रिंट वाली वो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, इफ के अंदर है, तो हमारे पास ये करेक्ट आउटपुट देगा। लेकिन फॉर सपोज अगर हम स्पेस का ख्याल नहीं रखते तो हमें ये जो है यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर होनी चाहिए, इफ कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जैसे इंटरनेशन नहीं दे रहे तो पाइथन इसको कंसीडर कर रहा है कि हमारे पास सेम लाइन पे ही है। लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें, अगर हम उसमें ब्रैकेट हम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, बाकी लैंग्वेजेस में अगर हम ब्रैकेट भी दे रहे हैं और हम इंटरनेशन का ख्याल नहीं रख रहे वहां पे, तब भी हमें एरर नहीं आता, क्योंकि वो ब्रैकेट जो है, जो हमारे पास लाइंस स्टेटमेंट्स होती हैं वो उस ब्रैकेट के अंदर होती हैं, तो हमारे पास इसलिए एरर नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे जैसे हम पाइथन जो है वो इंडेंटेशन को यूज कर रही है, तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमारे पास फोर होती है टैब, जब हम दबा यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें वो एक साथ फोर स्पेसेस आ जाती हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर वन भी हो तो भी सही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक स्पेस दी है, लेकिन यहाँ पे टैब का यूज किया है, तो ये हमें यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो ये यहाँ पे पाइथन में इन दोनों को कंसीडर कर रहा होता है। दूसरा ये मैम ये कहते हैं। ऊपर वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। सॉरी मैम, ऊपर वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये स्पेस और टैब को, ये दो डिफरेंट किस्म की इंडेंटेशंस हैं, इनको सिमिलर कैसे इसने मतलब कर दिया है? ये यहाँ पे तो एरर नहीं देना चाहिए थे इसको। नहीं सर, ये ऐसा है कि पाइथन इसमें हम इंटरनेशन में हम एटलीस्ट फोर यूज कर रहे होते हैं, फोर स्पेसिस। टैब जो है वो भी फोर स्पेसिस के इक्वल ही होता है हमारे पास। तो ये दोनों सेम ही हैं, दोनों पे एरर नहीं देगा। ये ऐसे है कि यहाँ पे अगर हम एटलीस्ट वन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप टैब भी यूज कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस जो हमारे पास होती है वो एक टैब की होती है। यहाँ पे हम टैब यूज करें या फिर फोर स्पेसिस दें तो वो बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट होता है। लेकिन एटलीस्ट वन होनी चाहिए, ताकि डिफरेंस थोड़ा सा हो सके, ताकि ये हम रिप्रेजेंट कर सकें कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इसके अंदर आ रही है, इस ब्लॉक के अंदर आ रही है, ऐसे। ओके मैम। अ, अब ये है कि अगर एक सेम ब्लॉक ऑफ कोड है तो उसमें आप दो स्पेसिस डिफरेंट लेवल्स पे नहीं दे सकते। जिस तरह हमारे पास ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये इफ का एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो आप इसके अंदर जो भी लाइंस होंगी, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, वो आप उसकी जो लेवल है वो सेम होनी चाहिए, इंडेंटेशन की वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट वाली, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये इफ ब्लॉक के अंदर है। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ सकती, ये इसके सेम लेवल पे ही होगी। इट मींस एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे तो प्रिंट है, वो सेम लेवल पे होनी चाहिए। इनमें सेम जो है स्पेसेस होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे वन स्पेस है, लेकिन यहाँ पे टैग यूज किए तो यहाँ पे हमें ये एरर देगा। यहाँ पे एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ये सेम ब्लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही ब्लॉक है, तो विद इन वन ब्लॉक जो भी हमारे पास स्पेसेस होनी चाहिए सेम लेवल पे होनी चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा। तो ये इसको ऐसे ले रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट के
अंदर आ रही है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास पाइथन में जो है वो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स हम उन रिजर्व वर्ड्स को कह रहे होते हैं जिनको हम एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। अब हम नेम्स वेरिएबल्स के रखते हैं, फंक्शंस के रखते हैं, हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स या फिर वेरिएबल्स हो गए, हम उनके रख रहे होते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे पास रिजर्व है किसी भी लैंग्वेज में, उनको हम एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ पाइथन में नहीं है, ये ओवरऑल हर लैंग्वेज में भी ऐसा ही है। जिस तरह हम C++ में सी आउट कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वहां पे उस कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। इसी तरह पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। मेरे पास डिफरेंट नेम्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। जिस तरह ये फॉर हो गया या फिर ग्लोबल हो गया, if, ये सारी ऐसी हैं जो आगे आप जब इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी हम कवर कर लेंगे। अभी यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, इनको हम एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अ, ये लाइब्रेरी है जिसमें हम यहाँ पे TW लिस्ट नाम का उसका फंक्शन है जिसको हम यूज करके रिजर्व वर्ड्स देख सकते हैं। ये सारे वही हैं जो यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। मैम ये टोटल रिजर्व वर्ड जो हैं वो 32 है, क्योंकि जैसे सी और C+ में 32 वर्ड्स हैं, तो इसमें कितने हैं? आगे सेम ही होंगे, मैंने काउंट नहीं किए, बहुत सारे हैं, मैंने काउंट नहीं किए। ओके। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। स्टेटमेंट्स हम लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो कंप्यूटर जो हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा होता है। यहाँ पे एक एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर एक लाइन जो पाइथन एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ये सिंगल स्टेटमेंट है, हम एक्स को वैल्यू दे रहे हैं 5, फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पास सिंगल स्टेटमेंट है। इस तरह हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होती है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे, तो पाइथन जो है इनको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेकिन सपोज अगर मैं एक ही लाइन पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, मेनी स्टेटमेंट्स में लिख रही हूँ उनको, तो उनको जो है हम सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ये ऑप्शनल है पाइथन में, मोस्टली हम यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि ये जो है हमें डिफिकल्टी कर रही होती है रीडिंग में, रीडेबिलिटी जो है ये डिक्रीज कर रही होती है, हमें डिफिकल्टी हो रही होती है इसको रीड करने में। लेकिन ये ऑप्शनल है, हम मोस्टली जो है वो इंडेंटेशन का ही यूज करके डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे उसको लिख रहे होते हैं। इस तरह यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन देके मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे लिखी हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं जो है उसको रिमूव कर रही हूँ तो मेरे पास एक फिर एरर देगा। तो मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हर स्टेटमेंट जो है वो न्यू लाइन पे ही लिख रहे होते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि हम न्यू लाइन पे ही लिखें क्योंकि उससे हमें रीडेबिलिटी में आसानी होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्क्रिप्ट कैरेक्टर्स। ये स्क्रिप्ट कैरेक्टर्स, इसमें पहला हमारे पास स्क्रिप्ट कैरेक्टर बैकस्लैश n, ये हमारे पास न्यू लाइन के लिए यूज हो रहा होता है। जब भी हम एक स्टेटमेंट में न्यू लाइन देना चाहें तो हम बैकस्लैश करके n लिखते हैं, और फिर हमारे पास जो आउटपुट है वो डिफरेंट लाइन्स पे प्रिंट होगा हमारे पास। जैसा पहले हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारे पास न्यू लाइन आएगी, फिर उसके बाद वर्ड वर्ड प्रिंट होगा। इसी तरह हमारे पास ये बैकस्लैश t है टैब के लिए। इसमें हमने क्या किया है कि हमने नेम लिखा है, उसके बाद हमने टैब दी है और फिर एज लिखी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम उसकी डेटा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। लेकिन अगर हम वो डिफरेंट लाइन पर कर दें तो फिर हमारे पास एरर नहीं देगा। यहाँ पे बस नेम लिखा आया, फिर उसके बाद टैब आई, फिर एज, और फिर नीचे न्यू लाइन पे एली आया और फिर 20 आया। हम इस तरह भी कर सकते हैं जैसा यहाँ पे न्यू लाइन में, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
अगर हम डिफरेंट प्रिंट यूज कर रहे हैं तभी हमारे पास न्यू लाइन ही देगा। तो इससे भी कर सकते हैं कि अगर हम सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट चाह रहे हैं कि हमारे पास न्यू लाइन आ जाए तो हम बैकस्लैश एन देंगे। उसके बाद विद इन जो हमारे पास डबल कोट्स होती है, हम जो भी स्ट्रिंग वगैरह लिख रहे होते हैं या फिर जो भी हम टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं वो हम लिख रहे होते हैं डबल कोट्स के अंदर। इस तरह यहाँ पे हमने लिखा है। डबल कोट्स के विद इन ही अगर हम कुछ प्रिंट करना चाहें, जैसे हमारे पास बैकस्लैश एन है, जैसे आपने यहाँ पे देखा बैकस्लैश एन लिखा, तो यहाँ पे बैकस्लैश एन जो है वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जबकि वो है भी डबल कोट्स के अंदर। इसी तरह अगर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो पहले हम एक बार बैकस्लैश देंगे, उसके बाद हम दोबारा वही स्पेशल कैरेक्टर देंगे। यहाँ पे हमने बैकस्लैश किया है तो वो भी हमारे पास प्रिंट होगा। जिस तरह मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे ये वाली जो बैकस्लैश है सेकंड वाली वो हमारे पास प्रिंट हुई है। इसी तरह एक एग्जांपल इसका ये भी है कि फॉर सपोज फी सेड पाइथन इज फन। अब मैं चाह रही हूँ कि जो पाइथन इज फन ये जो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो। जिस तरह हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो उसमें हम डबल कोट्स देते हैं, किसी ने भी कोई बात कही हो उस तरह, तो ये भी हम बैकस्लैश से देख के वो प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह ये जो है डबल कोट्स यहाँ पे आ गई क्योंकि मैंने ये बैकस्लैश से दी। लेकिन अगर पास सपोज मैं ये ना देती तो फिर मेरे पास ये एरर आ रहा होता, क्योंकि पाइथन में ये डबल कोट्स जो है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा होता है। इस तरह यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। ये वेरिएबल्स को हम ऐसे देख रहे होते हैं, कोई भी हमारे पास कंटेनर हो या फिर कोई भी बॉक्स हो तो उस पे जो है वो कोई भी लेबल लगा हुआ हो, लेबल हम जो है उसको उस बॉक्स के नेम को कह रहे होते हैं, तो उसमें हम कोई भी डेटा रख सकते हैं। वेरिएबल्स इसलिए यूज होते हैं, हम इनको जो है वो रीयूज कर सकते हैं आगे हमारे पास। अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर सपोज नंबर्स हैं, तो उनको हम आगे किसी चीज में रीयूज करने के लिए या फिर उनका मैनिपुलेशन करने के लिए, जिस तरह हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ईयर्स हैं मिले हुए हैं तो हम उनसे एज निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक डेटा मिला हुआ है हमें नंबर्स में, और उस पे हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके उस पे मैनिपुलेशन करके हम अपना डिजायर्ड आउटपुट निकाल रहे हैं। इस तरह यहाँ पे एक्स वेरिएबल वेरिएबल का नेम है और 10 उसकी वैल्यू है। यहाँ पे वेरिएबल्स में हम एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं कर रहे होते कि ये हमारे पास किस टाइप का डेटा है, इंट है या फिर स्ट्रिंग है, कोई नंबर है या फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स की कोई वैल्यू है। पाइथन जो है इसको खुद ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये मेरे पास नेम है और मैंने जो स्ट्रिंग लिखी है उसको हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिख रहे होते हैं। इस तरह यहाँ पे मैंने लारेब नेम लिखा और इसको प्रिंट करने के लिए हम सिंपली वेरिएबल का नेम देंगे और ये हमारे पास जो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन में जो है हम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहे होते कि उसकी टाइप क्या है, पाइथन जो है उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है, और हम जो है इक्वल साइन का यूज कर रहे होते हैं उसको कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसा यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एज का, तो ये खुद ही इसको अंडरस्टैंड करेगा कि मेरे पास ये कोई नंबर है या फिर इंटीजर है। और यहाँ पे ये डेसिमल वैल्यू है तो ये खुद ही इसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये यहाँ पे मेरे पास फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू हम बेसिकली डेसिमल वैल्यू को ही कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर प्रिंट करवाया।
मेरे पास एक और एग्जांपल है स्ट्रिंग की। मैंने लैंग्वेज पाइथन लिखी और उस टाइम इसी तरह ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम दिया और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा। आई एम लर्निंग पाइथन। पाइथन जो हमारे पास उसमें हम अ, एक वेरिएबल की अगर एक वैल्यू हमने रखी है तो आगे हम उसको किसी भी जगह उसको चेंज भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो पाइथन जो है वो डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स की डेटा को होल्ड कर सकता है डिफरेंट टाइम्स में। फर्स्ट प्रोग्रामिंग के स्टार्ट पे मैंने इसको वैल्यू दी पाइथन, लेकिन प्रोग्राम के बीच में कहीं मैं उसको वैल्यूज में चेंज कर रही हूँ, मैं किसी और लैंग्वेज का दे रही हूँ, सपोज सी प्लस प्लस या फिर सी, तो फिर वो उसमें स्टोर कर लेगा। जैसे हमारे पास पहले मैंने एक्स की वैल्यू मैंने 100 रखी है और फिर मैंने इसको प्रिंट करा, अगेन मैंने इसकी जो वैल्यू है वो मैंने इसकी चेंज की तो 100 कर दी। फिर अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो आखिर में जो मैंने इसको वैल्यू असाइन की वही प्रिंट करके देगा मुझे। जैसे पहले मैंने इसको 100 दी, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो 100। यहाँ पे मैंने जो है इसकी सिर्फ इंटीजर से इंटीजर में ही चेंज की है, लेकिन मैं इसकी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। जैसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी थी 10, ये मैंने इंटीजर रखी, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू चेंज करके स्ट्रिंग कर दी तो ये स्ट्रिंग सेव कर देगा इसको। वेरिएबल्स के साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन की हो गई। यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू दी है 5 और मैंने बी को वैल्यू दी है 3। और फिर मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल में इन दोनों की सम जो है वो स्टोर करवाया है। तो हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इन पे। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग में भी मैंने ऐसे ही किया है सेम। इनको अगर साथ करके लिखना है तो मैं इस प्लस साइन का यूज करूंगी तो ये एक ही लाइन पे मुझे दोनों की प्रिंट करके देगा। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। और फिर मैं जो है इसको प्लस साइन देके लैंग्वेज करूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास रैंडम नंबर्स आ जाते हैं। रैंडम नंबर्स हमें बहुत सी जगहों पे यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह एल्गोरिथम्स वगैरह में। रैंडम नंबर क्या होता है? बेसिकली एक फंक्शन है जिससे हम रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे होते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम इसमें एक डिफरेंट सिनेरियोस भी बना रहे होते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास कोई गेम है तो उसमें हम रैंडम नंबर यूज करें और फिर हम हमसे जो है वो प्रोग्राम पूछ रहा है कि कोई भी नंबर जो है वो गेस करें, और फिर हम कोई नंबर गेस कर रहे होते हैं। फिर हमें प्रोग्राम ही बता रहा होता है कि आपका गेस किया हुआ नंबर बड़ा है या छोटा है। वो तब तक चलता रहता है जिस तरह जब तक हम सही नंबर गेस नहीं कर लेते। तो वो बैकएंड पे क्या कर रहा होता है, इसी रैंडम नंबर को ही यूज कर रहा होता है। कोई भी रैंडम नंबर को चूज करता है प्रोग्राम और हमसे फिर पूछ रहा होता है कि बताएंगे कौन सा नंबर उसने गेस ने जनरेट किया है। इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है रैंडम की, जिसको हम पहले इंपोर्ट करवा रहे होते हैं और फिर हम इससे कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कोई ना कोई रेंज भी देंगे कि उस रेंज के अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंडम लिखेंगे फिर डॉट रेंड इंट। ये रेंड इंट हमारी जो गिवन रेंज है उसमें से कोई भी इंटीजर
जो है वो जनरेट करेगा। इस तरह पहले इसने 6 किया, अब जब जब इसको रन करेंगे हर बार जो है वो एक डिफरेंट रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करेगा। अब इसने 8 किया, 4, इस तरह। इसके एग्जांपल जैसे हम गेम्स खेल रहे होते हैं लूडो की, तो वहां पे हम जो डाइस है उसका हमारे पास हर दफा डिफरेंट नंबर आ रहा होता है, तो उसके पीछे भी ये रैंडम फंक्शन ही यूज हुआ होता है। इसको रेंज गिवन होती है 1 to 6, और फिर ये हर बार हमें डिफरेंट वैल्यू दे रहा होता है। इनटू इस तरह। ये तो हमने रैंडम इंटीजर जनरेट करवाए। अगर इसी तरह हमें अगर रैंडम फ्लोट्स करने हो, तो फिर हम रैंडम डॉट रैंडम करेंगे। ये फंक्शन जो है हमें एक फ्लोट नंबर जनरेट करके देगा जिसकी वैल्यू 0.0 से 1 तक होगी। ये फंक्शन जो है वो बेसिकली इसी रेंज के बीच ही काम कर रहा होता है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको जो है अपनी कोई भी कस्टम रेंज दे दे, तो फिर हम यूज कर होते हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और फिर हम इसको रेंज देंगे कोई भी, तो उसके बीच हमें ये कोई भी फ्लोट देगा। सपोज अगर हम इसको चेंज करें, तो हर बार में डिफरेंट वैल्यू दे रहा होता। उसके बाद है रैंडम चॉइस फ्रॉम अ सीक्वेंस। इसमें एक फंक्शन है डॉट चॉइस का। इसको हम कोई भी लिस्ट दे रहे हैं या फिर कोई भी हम जो है उसको सीक्वेंस दे रहे हैं, फिर उसके बीच में से कोई भी रैंडम नंबर ये पिक करके हमें देगा। जैसे दे दिया 1, ऐसे। ये स्ट्रिंग में भी काम करेगा। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो सिर्फ नंबर्स दिए, लेकिन ये किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सकता है। जैसा मैम यहाँ पे। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन, जी जी। ये जो रैंडम है ये कोई लाइब्रेरी है जिसको हम पहले इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये आप हमें उसके रूल्स बता रही हैं, ये सिंटेक्स बता रही हैं, कोई लाइब्रेरी इसको कंसिडर करें समझने के लिए? हाँ जी, ये एक रैंडम लाइब्रेरी है। ये उसके फंक्शंस हैं डिफरेंट। जैसे रैंड इंट है तो ये इंटीजर ही हमें जनरेट करके देगा, कोई भी रैंडम पिक करके देगा। या फिर ये रैंडम है, रैंडम फंक्शन ये हमें फ्लोट देगा 0.07 तक। तो ये इस उसके तरह फंक्शंस आप हैं। इस मतलब इस कोर्स को इसी तरह लेके चलेंगी कि पहले हमें सारी लाइब्रेरीज पढ़ाएंगी, या मतलब इसको किस तरह, थोड़ा मुझे फ्लो अगर बता दें तो थोड़ा समझना इजी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर रहा था इस पे, पाइथन पे, क्योंकि कल वाला आपका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने सुन लिया था और आज सुबह बैठ के थोड़ी सी मैंने इस पे रिसर्च कर ली थी, और मतलब मैं बड़ा मतलब इंटरेस्टेड हूँ उस कोर्स को अच्छे तरीके से लेने में। तो थोड़ा फ्लो भी बता दें कि इसको किस तरह आप लेके चलेंगे तो जरा समझना आसान होगा, क्योंकि अभी से लाइब्रेरीज को समझना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा हम लोग के लिए? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ही है लाइब्रेरी यहाँ पे, इस आज के दिन में ऐड हुई है। आगे जब दूसरे, जैसे कल हम पढ़ेंगे इसके डेटा टाइप्स। आज हम वेरिएबल्स पढ़ लिए ना आज हमने, तो कल हम इसके नेम्स वगैरह, फिर डेटा टाइप्स के नेम्स किस तरह रखें इस तरह, और फिर इफ एल्स कंडीशन लूप्स, ये सारा फ्लो में चलेगा। ये सिर्फ एक ही लाइब्रेरी थी इसमें कोर्स में आज। आपने और आपने चेक किए? ठीक है, चलें, वो तो समझ गया। अच्छा फिर मैम, ये जो आप गूगल कोलैब की ये जो नोटबुक जिस पे आप काम कर रही हैं, और ये छोटे छोटे सेंटेक्स और ये लाइब्रेरीज और ये जो बातें आपने ऊपर बताई, ये वाली नोटबुक हम लोग के साथ शेयर हो जाएगी ताकि हम भी इसको रिवाइज कर लें, या इनको एक एक दफा जिस तरह आप छोटे छोटे एक 1 लाइनर या 2 लाइनर्स कोड लिखे हुए उनको मतलब रन करके देख रही हैं, तो ये हमें मिल जाएगी, ये वाली बुक शेयर जी हो जी। जाएगी किसी प्लेटफॉर्म? सिलेक्ट पे अब जाएंगे ना, तो आज ही हम जो है ये एक्सेल शीट शेयर करेंगे। उसमें जो है रिकॉर्डिंग्स की लिंक्स भी होंगी, और जिस दिन जो भी पढ़ाया जाएगा, स्लाइड्स वगैरह, या फिर ये जो नोटबुक है, वो वहां पे ही शेयर की जाएंगी, उसकी लिंक भी एक्सेल शीट में। ठीक है मैम, फिर तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, कंटिन्यू। वहां पे आउटलाइन जो होगी आप उसको भी चेक कर सकते हैं। वो भी डे वाइज जो है वो डिवाइडेड है टॉपिक्स, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर आपको ज्यादा आसानी होगी रिसर्च वगैरह या फिर उस पढ़ने में। ओके मैम।
तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये एक ये मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि एक एक फंक्शन जो है यहाँ पे क्या क्या उसका काम है, क्या वो फंक्शन जो है वो किस लिए है, जो फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जैसे डॉट चॉइस है, ये फंक्शन क्या करेगा कि इसको हम कोई भी एक लिस्ट दे देंगे तो उस लिस्ट में से हमें एक रैंडम नंबर पिक करके देगा। आप इससे भी कर सकते हैं कि आप इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी बना सकते हैं। जिस तरह ये ऊपर मैंने एक एग्जांपल बताई डाइस रोल की, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर बार जो हम जब भी डाइस रोल कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा होता है। तो प्रोग्रामिंग में हम जब ये रैंड करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, तो उसमें कोई भी हमें रेंज जब हम उसको देंगे तो उसमें से कोई भी एक नंबर पिक करके देगा। तो इससे इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये एक लिस्ट दी है, इसमें से चूज कर रहा है। उसके बाद एक और फंक्शन है इसका, शफलिंग और सैम्पलिंग। इससे हमारे पास ये मैंने एक लिस्ट बनाई है कार्ड की, इसमें ये डिफरेंट नेम्स हैं कार्ड्स के, एस किंग क्वीन जैक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शफल करेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं कार्ड्स। और फिर हमने इसको जो है क्या शफल का फंक्शन यूज किया है और हमने इसको फिर प्रिंट करवाया। तो हर बार ये क्या करेगा कि इसकी जो अरेंजमेंट है उसको शफल करेगा। जब 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 हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट की आएगी। उसके बाद हमारे पास मैंने एक और नंबर्स की उठाई है एरे, और मैंने क्या किया है, इसको फंक्शन दिया है सैंपल का। इसमें मैंने इसको वो नंबर्स दिए हैं और मैंने इसको कहा है कि इसको मैंने 3 नंबर दिया है। अब ये क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 3 यूनिक नंबर्स उठाएगा। ये भी बेसिकली वो रैंडम ही उठा रहा है। और सपोज अगर मैं इसको 4 कर दूं, तो ये हर बार यूनिक ही उठाएगा। जबकि हम देख सकते हैं कि इस लिस्ट में हमारे पास 3 2 दफा है, लेकिन ये जब भी कोई भी नंबर लेगा वो हमेशा यूनिक ही होंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा लेक्चर आज का यहीं तक का था। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी ने समराइज करना हो सारे लेक्चर को? मैम सैम्पलिंग दोबारा बता दें, लास्ट वाली। आपने जी, वहाँ पे 4 क्यों लिखा है नंबर के बाद? ये मैंने इसको बताया है कि इस लिस्ट में से जो भी मैंने इसको नंबर से दिए हैं, इसमें से कोई भी 4 नंबर उठाए तो हमें ये 4 नंबर्स देगा रैंडमली। सिंपल का मतलब ये होता है कि हमने उसको एक लिस्ट दी या फिर कोई भी उसको जो हमने एरे वगैरह दिया, और फिर हमने उसको कहा कि इसमें से कोई भी हमें रैंडम नंबर्स दे दो। वो भी हम इसको खुद बताएंगे कि हमें कितने नंबर्स चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 4 कहा, मैंने इसको जो इसको 6 भी कर सकती हूँ, तो ये रैंडमली 6 नंबर्स मुझे देगा। और मैम इसमें इस लाइब्रेरी में हम जो नंबर जनरेट करना है, लिस्ट जनरेट करनी है, वो ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं? मीन हम उसको अगर रेंज ना दें, जैसे कि फर्स्ट में था कि हमने उसे रेंज दी है, तो अगर उसे ना रेंज दें तब भी वो जनरेट कर लेगी? तभी कर लेंगी। नहीं, तब नहीं कर रही। हमें इसको रेंज देनी है, इसको बताना है कि किस रेंज से किस तक। हमने इसको रेंज ओके मेंशन मैम। करनी है। और मैम जी जी। मैम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे हम? मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ कर सकते हैं इसको? हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर? जहां भी हमें कोई भी एक रैंडम नंबर चाहिए होगा ना, फॉर सपोज जिस तरह एक एग्जांपल तो उसकी ये है डाइस रोल की। गेम्स वगैरह में हम डाइस यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हमें ये यूज हो सकता है रैंडम नंबर। या फिर जिस तरह हम कोई भी अगर, ये एग्जांपल जो है वो थोड़ी हाई लेवल पे हो जाएगी,
लेकिन अगर ये है कि फर्स्ट सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी सैंपल गिवन है हम उसमें से जो है वो रेंडमली कोई भी उठाएं नंबर्स, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे सैम्पलिंग का हो गया। जैसा हम सर्वेज वगैरह जब करवाते हैं ना, तो उसमें हम चाह रहे होते हैं कि हम रिजल्ट देखें, तो हम रेंडमली जो है वो पिक कर रहे होते हैं। फॉर सपोज एक एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हम उनको, जो हमारे पास एक ग्रुप आया है उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, और फिर हम उन पे जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, और फिर हम चाह रहे हैं कि हम रेंडमली देखें कि हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आए हैं। तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। रेंडमली हम कोई भी नंबर्स या फिर कोई भी लोग जो हैं वो पिक करना चाहें, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप है और हम जो है उसको उनको किसी ट्रिप पे भेजना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जो ना हम रेंडमली पिक कर लें, तो उसमें भी हम लिस्ट देंगे उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे, और फिर हम उसको देंगे। फॉर सपोज जो है हम 3 स्टूडेंट्स भेजना चाह रहे हैं ट्रिप पे, तो रेंडमली हमें उनके नेम्स पिक करके देगा। इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स में इसको यूज कर सकती हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो, सबको समझ। मैम मेरा एक जी लेक्चर जी। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल क्लियर है एक एक चीज। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आईकोन गुरु पे ये कोर्स स्टार्ट किया आप लोगों ने कल से, इसको 1 बजे शुरू किया है, तो इज जी देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इसका टाइम चेंज किया जा सके? क्योंकि मेरे एक रिसर्च ग्रुप है मेरे साथ, उनकी कुछ इस तरह की मसरूफियत है कि वो 1 बजे नहीं ले सकते ये क्लास, 2-3 मेंबर्स हैं वो नहीं ले पा रहे ना इसको। तो इसकी टाइमिंग फिक्स होती है, ये टाइमिंग ऑल्टर कर सकते हैं? आप इस बारे में गाइड करेंगे? सर, इसकी जो टाइमिंग्स है ना वो फिक्स ही होती हैं, ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी कोर्सेज भी हैं पाइथन के, वो डिफरेंट स्लॉट्स पे चल रहे हैं। तो ये ऐसे है कि जो स्लॉट जिसको सूटेबल हो फिर वो उस स्लॉट में ले ले। टाइम इसका चेंज नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग्स ठीक है हैं मैम। वो भी ले सकते हैं, या फिर वहां पे चेक कर लें स्लैक पे कि अगर दूसरे किसी स्लॉट में ही यही कोर्स चल रहा हो सेम, तो उसके डिफरेंट ट्रेनर्स होंगे फिर। लेकिन ये है कि उनको फिर जो अगर वो फिजिबल है तो वो उसमें ले सकते हैं। ओके मैम। अगर क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। क्लियर है मैम, मेरे ख्याल में फिर सेशन एंड कर देते हैं, अगर मजीद कोई लेक्चर कंटिन्यू नहीं है तो आगे। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।